दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आप इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, ताकि उन कंपनीज के बिजनेसेस के अंदर। अगर मैं उन बिजनेसेस की बात करूं तो कई बार कंपनी के बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन उनके स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं करते। उस केस में आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे बहुत से रीजंस भी होते हैं। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में जिनका बिजनेस तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है लेकिन उनका स्टॉक प्राइस अपने पीक से ऑलमोस्ट 25 to 30% अभी डाउन चल रहा है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में मैं बात करूंगा उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम ट्रेंट की बात करें तो मेनली ये फैशन और ग्रोसरी के अंदर है जो कि रिटेल सेगमेंट को कैटर करता है। अब ट्रेंट के पास दो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं। अगर उनका नाम लूं तो सबसे पहले आता है वेस्टसाइड और सेकंड नंबर पे आता है ज़ूडियो। अगर आप बहुत सारी सिटीज में हैं, आपने वहां पे देखा भी होगा, बहुत कॉमनली आज के दिन में आपको इनके स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं वेस्टसाइड की बात करूं तो वेस्टसाइड का प्रेजेंस इंडिया की 86 सिटीज के अंदर है और इनके पास 248 स्टोर्स भी हैं। वहीं पे अगर हम ज़ूडियो की बात करते हैं तो ज़ूडियो का प्रेजेंस वेस्टसाइड से भी बहुत बड़ा है और ये 765 स्टोर्स के साथ 235 सिटीज के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, अगर मैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो कंपनी का जो फैशन वर्टिकल है वो टोटल रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूट करता है। अब मैं बात करता हूं सेकंड सेगमेंट की जो कि इनके रेवेन्यू का 20% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि ग्रोसरी सेगमेंट है, जहां पे इनके ब्रांड का नाम है स्टार बाजार और इसके 78 स्टोर्स हैं जो कि अभी 10 शहरों के अंदर ही हैं। लेकिन कंपनी अभी बहुत एक्सटेंसिवली अपने बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश कर रही है ताकि आगे और बढ़ाया जा सके। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 तक की बात करूं तो कंपनी के पास 1043 स्टोर्स हैं और ये सारी डिटेल्स आप फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ की। तो कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ दिखाया है 38% का कैगर ग्रोथ दिया है और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूं तो 70% से ज्यादा का कंपाउंडिंग इनका प्रॉफिट ग्रो भी किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर भी कंपनी ने 17,135 करोड़ का रेवेन्यू किया था जो कि 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। दोस्तों, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो कंपनी के वॉल्यूम 40% से बढ़े थे, वहीं पे कंपनी के एक्सपेंसेस 37% से बढ़े थे। तो कंपनी का एबिटा काफी जंप किया 59% से और ये ऑलमोस्ट 3000 के आसपास पहुंच गया। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो सिर्फ 3.86% ही क्यों बढ़ा, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो दोस्तों, इसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी ने पिछले साल एक एक्सेप्शनल इनकम बुक किया था 576 करोड़ का, जो कि इनका लीज का रीअसेसमेंट था। तो जिसकी वजह से इनका अदर इनकम इस साल काफी कम हो गया और ओवरऑल नेट प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है जब आप इसको पिछले साल से कंपेयर करके देखते हैं। तो इसके अलावा अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो कंपनी का डेप्रिसिएशन भी ऑलमोस्ट 33% से बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ हुआ, कंपनी का एबिटा भी बढ़ा, लेकिन ये कुछ अदर इनकम की वजह से अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं और पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको ग्रोथ कम दिखती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ आउटलुक की कि आगे जाके कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ज़ूडियो अभी भी बहुत ज्यादा स्टोर्स बढ़ा चुका है, लेकिन वेस्टसाइड के पास अभी भी ग्रो करने का काफी स्कोप बचा है पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा वेस्टसाइड अभी फोकस कर रहा है कि फॉरेन कंट्रीज में कैसे ज़ूडियो और वेस्टसाइड को लॉन्च किया जाए, जिसके चलते अभी ज़ूडियो ने पहला स्टोर भी लॉन्च किया है दुबई के अंदर। तो दोस्तों, इसके अलावा इनके पास अभी ग्लोबल रीच करने का भी चांसेस है। पूरी कंपनी अभी बेट कर रही है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि कंपनी के पास एक बहुत अच्छी रीच है जहां पे अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी बहुत बड़ा बेट कर रही है स्टार बाजार के अंदर, जो कि इनका फूड रिटेल का ब्रांड है, जहां पे इनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ का स्कोप है। और वहां पे अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम के अंदर 17% के आसपास का ग्रोथ निकल के आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरे ग्रोथ आउटलुक की तो ट्रेंट एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां पे उन्होंने क्लोथ ब्रांडिंग से स्टार्ट किया, लेकिन उस इकोसिस्टम के अंदर और चीजों को ऐड किया जा रहा है ताकि जो एवरेज फुटफॉल हो रहा है उनकी स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टार बाजार के ऊपर कंपनी काफी बुलिश है, तो एक छोटा सा चार्ट आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे दिख रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 28% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है पिछले 3-4 साल के अंदर। दोस्तों, जब भी हम ये रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं जहां पे क्लोथिंग की बात होती है तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जिसको बोला जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर, और ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड ने अपने इन्वेंट्री टर्नओवर को 4.7 से बढ़ा के 5.3 कर दिया है, जो कि बताता
आता है कि इनका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जिससे इनका जो कैश कन्वर्जन रेशियो है वो भी काफी अच्छा निकल के आया है। यानी कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करती है, जल्दी अपनी इन्वेंट्री को क्लियर करती है और बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बना के भी नहीं रखती, जिसकी वजह से उनको वहां पे थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा लेना पड़े। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये होगा कि अगर सब कुछ कंपनी का अच्छा है और कंपनी इतना अच्छा कर रही है तो इनका स्टॉक प्राइस अपने पीक से 25 to 30% डाउन कैसे चला गया। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में जाके कंपेयर करता हूं कंपनी का ग्रोथ रेट, तो ट्रेंड का ग्रोथ रेट 50% से ज्यादा का हुआ करता था। अभी जो वो ग्रोथ रेट है 50% से कम होके 35% के आसपास आ गया है। यानी कि कंपनी ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे भी आया है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा टेबल देख सकते हैं जो आपको बताता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस मूवमेंट कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेटेड होता है। कंपनी का जब भी कोई भी रिजल्ट आता है फाइनेंशियली, तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा मूव करता है, कई बार बहुत ऊपर और कई बार बहुत नीचे। जैसे कि रिसेंट का रिजल्ट आने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा नीचे चला गया था। दोस्तों जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके रिस्क को भी जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा क्या रिस्क है जिसको लेके इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हैं। तो यहाँ पे आता है कंपटीशन में रिलायंस और शेन का कोलैबोरेशन जो कि इंडिया में एंटर करने वाला है, जो कि अपने सप्लायर बेस को 150 से बढ़ा के 1000 करना चाहते हैं। दोस्तों शेन की लो कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन दे सकती है ज़ूडियो को, जहां से ट्रेंड की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। और शेन इंडियन इंडस्ट्री के अंदर 5 साल के बाद एंटर कर रहा है थ्रू रिलायंस। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि शेन और ज़ूडियो इन सब का कंपटीशन कैसे प्ले आउट करता है, और जब यहाँ पे कंपटीशन होता है तो ट्रेंड कैसे बाकी कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को यहाँ पे और बेटर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। शायद आप उसके नाम से उसको नहीं जानते होंगे इंडिया के अंदर, आप पेप्सी के नाम से तो पक्का जानते होंगे। 1990 से लेके पेप्सिको के साथ एसोसिएटेड है वरुण बेवरेजेस, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेप्सी का फ्रेंचाइजी पार्टनर्स में से एक है। पेप्सी के जो ब्रांड्स हैं, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा जैसे बेवरेजेस जो कि इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उन सब का ध्यान वरुण बेवरेजेस ही रखता है। दोस्तों अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो कंपनी का सप्लाई चेन बहुत ही अच्छा है, जहां पे कंपनी के पास 130 से ज्यादा डिपोज हैं और 11 लाख से ज्यादा कूलर्स हैं, जहां के अंदर पेप्सी के सामानों को स्टोर किया जाता है। दोस्तों अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो कंपनी के पास हर 5th पर्सन तक ये रीच करते हैं पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों अगर मैं बिजनेस सेगमेंट्स की बात करता हूं तो कंपनी के पास मेजरली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसको आप पेप्सी, माउंटेन ड्यू के नाम से भी जानते हैं, और कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस यही है, जो कि इसके पूरे रेवेन्यू में 75% तक का कंट्रीब्यूशन करता है। सेकंड आता है ड्रिंकिंग वाटर, जो कि पूरे रेवेन्यू में 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके बाद आता है कंपनी का जूसेस, जहां पे ट्रॉपिकाना और स्लाइस आता है, टोटल रेवेन्यू में 7% का कंट्रीब्यूशन करते आए हैं। दोस्तों अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख सकते हैं, जो कि आप दिखाता है कि कंपनी का कितना रेवेन्यू इंडिया से आता है और कितना फॉरेन से आता है। अगर मैं लास्ट लाइन की बात करता हूं तो 73% कंपनी का रेवेन्यू इंडिया मार्केट से आता है, बाकी का बचा हुआ 27% फॉरेन मार्केट से निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ को भी देखें तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिया है पिछले कुछ सालों के अंदर। पिछले अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो कंपनी का जो ग्रोथ है सेल्स के अंदर 23% कंपाउंडिंग रेट से ग्रो किया है। वहीं पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो और अच्छी रेट से यानी कि 41% कैगर से ग्रो किया है। तो इन सब चीजों से ये तो समझ में आता है कि कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। अगर मैं पिछले साल की बात भी करता हूं तो कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ तक बढ़ गया है, जहां पे 20% से ज्यादा का ग्रोथ आया है। वहीं पे अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, जहां से कंपनी अपना रेवेन्यू मेजरली ड्राइव करती है, वहां पे भी 23% का ग्रोथ देखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू तो बढ़ा है, क्या इनका एबिटा भी बढ़ा है? तो अगर मैं कंपनी के एबिटा की बात करता हूं तो वो भी 35% बढ़ के 4,711 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि कंपनी ने अपने रेवेन्यू को भी बढ़ाया, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी अच्छा किया, जिसकी वजह से कंपनी का एबिटा भी बेटर निकल के आता है। तो दोस्तों इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इंपैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट 25.3% से बढ़ के 2600 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो यहां से दिखता है कि ओवरऑल कंपनी ने बिजनेस को अच्छे से ग्रो किया, अपने रेवेन्यू को ग्रो किया, अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटर किया, जिसका इंपैक्ट इनके पूरे P&L में ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी ने अभी तक तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आगे जाके इनकी ग्रोथ आउटलुक कैसी
है। तो दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करूं तो काफी अग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर रही है। स्टिंग जो कि इनका एक काफी सक्सेसफुल एनर्जी ड्रिंक रहा था, वहां पे इन्होंने एक स्टिंग गोल्ड नाम से नया मॉल्ट बेस्ड एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च किया है, जिसका इनिशियल मार्केट के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जीरा बेस्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कि इंडिया में नया मार्केट बना है, वहां पे भी ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों स्टिंग के बाद ये कंपनी वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंट्री मार रही है। अगर मैं नींबूज की बात करूं जो कि एक हाइड्रेशन ड्रिंक की तरह देखा जाता है, वहां पे भी इनके वॉल्यूम के अंदर एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और जहां पे कंपनी आने वाले टाइम में काफी बुलिश भी है। दोस्तों ये तो बात हुई इंडियन मार्केट के अंदर ग्रोथ की। अब मैं बात करता हूं फॉरेन मार्केट में, जहां से कंपनी का 27% के आसपास का रेवेन्यू आता है। वहां पे दो इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं कंपनी के लिए, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया, जहां पे पेप्सिको के स्नैक्स का काफी बड़ा पोटेंशियल है, जहां पे कंपनी काफी ज्यादा काम भी कर रही है। दोस्तों इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी के काफी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। अगर मैं चिलिंग इक्विपमेंट्स की बात करूं, जहां पे इन कोल्ड ड्रिंक्स को रखा जाता है, उनकी टोटल रीच इंडिया के अंदर 12 मिलियन की है, जहां पे कंपनी अभी तक सिर्फ 4 मिलियन को ही कैटर करती है। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि जितने इनके कूलर्स आज के दिन में है, वहां से डबल करने का अभी भी पोटेंशियल कंपनी के पास बचा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी के ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान्स भी ट्रैक पे हैं। कंपनी ने हिमाचल के कांगड़ा में, प्रयागराज में, बिहार और मेघालय के अंदर भी अपने प्लांट्स लगाए हैं ताकि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। कंपनी का 3100 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है, जिसमें से 900 करोड़ अभी स्पेंड होना बाकी है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर आप ये कैपेक्स प्लान्स को देखेंगे तो कंपनी काफी ज्यादा ग्रोथ पे फोकस कर रही है ताकि अपने वॉल्यूम को और ज्यादा बढ़ा सके। दोस्तों अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करूं तो उन्होंने भी डबल डिजिट रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस दिया है इंडिया रीजन और इसके अलावा साउथ अफ्रीका रीजन के अंदर। अगर मैं रिसेंट QIB की बात करूं, जहां पे कंपनी ने 7500 करोड़ रेज किया था, उससे कंपनी ने काफी बड़ा अपने डेट का रीपेमेंट भी कर दिया है, जो कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस की, जहां से आपको देखने में मिल सकता है कि वरुण बेवरेजेस का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और रिसेंट में जो कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है वो भी काफी पॉजिटिव है। अब इन्वेस्टर्स के लिए यही जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या की रिस्क हो सकते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है शुगर का इन्फ्लेशन, क्योंकि इन सब ड्रिंक्स के अंदर शुगर काफी यूज किया जाता है। अगर शुगर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो कंपनी के मार्जिन के ऊपर एक नेगेटिव हिट आता है, तो इस चीज को आपको काफी ध्यान में रख लेना है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी बहुत फोकस कर रही है साउथ अफ्रीकन रीजन्स के ऊपर, तो वहां पे रेगुलेटरी रिस्क भी कुछ आ सकते हैं, यानी कि कुछ किसी प्रोडक्ट का अप्रूवल, कि उनको अप्रूवल मिलता है या नहीं अप्रूवल मिलता, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अगर आप शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के अंदर। दोस्तों इसके अलावा जो थर्ड रिस्क फैक्टर होता है वो होता है वेदर का। मान लीजिए अगर मॉनसून ज्यादा हो गया, गर्मी कम आती है, तो इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा एक नेगेटिव असर पड़ता है कंपनी की सेल्स के ऊपर। तो दोस्तों ये तो बात हुई वरुण बेवरेजेस की। एक बार अब मैं आपको पूरी वीडियो को वापस से बता देता हूं। तो आज हमने बात किया दो कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया ट्रेंट के बारे में, जो कि एक टाटा की फ्लैगशिप कंपनी है। हमने कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात किया, रिस्क के बारे में बात किया। इसके अलावा हमने बात किया वरुण बेवरेजेस के बारे में, जो कि कंपनी पेप्सिको के ब्रांड को इंडिया में रन करती है, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में हमने बात किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आपके सुझाव हो हमारे लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.